हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। होटल हेवन भूमिका के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण पूरे होटल स्टाफ की सांसें अटकी हुई थी। भूमिका के वहाँ से चले जाने के बाद सभी लंबी गहरी सांस लेते हैं। सभी के मन में सिर्फ एक ही बात थी, अच्छा हुआ बला टली। फिर सभी बारी बारी जाकर सौम्या की चोट को देखकर अलग अलग तरह के कमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसके स्टाफ की एक मेंबर कहती है, ना जाने कभी कभी कैसे सन के लोगों से पाला पड़ जाता है, बिना वजह तुम्हें चोट लग गई। तभी एक दूसरी लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ना तुम हम लोगों की मदद के लिए वहां जाती, ना तुम्हारे हाथ पर कट लगता, लेकिन आज तुम्हारी ही चोट की वजह से वह सारा मामला सिमट गया, नहीं तो न जाने आज यह बवाल कितनी दूर तक जाता। तभी एक तीसरा लड़का कहता है, ऐसे लोगों को देखकर भला कौन कह सकता है कि यह पढ़े लिखे अमीरजादे हैं। सिर्फ इंग्लिश बोल लेने से किसी में मैनर्स नहीं आ जाती और वह सभ्य नहीं हो जाता। ऐसी जरा सी बात का इतना बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी। तभी एक चौथी लड़की कहती है, यहाँ सभी अपने बालों को खुला करके ही आती हैं। खाना बनाने के बाद किचन के दरवाजे से लेकर टेबल तक जाने के बीच में न जाने कितनों के बाल उनके हाथ से लहराए जाते हैं। न जाने भला किस किस का डीएनए टेस्ट करवाने वाली थी। अब उसमें हमारे बाल तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम सभी तो बालों का जूड़ा बनाती हैं। वहाँ यह सुनते ही उसके सभी साथी धीरे धीरे हंसने लगते हैं। तभी अचानक से एक वेट्रेस कहती है, जिस लड़की ने तुम्हारे हाथ पर पट्टी की थी उसे मैंने यहाँ पर पहले भी आते हुए देखा है। वह कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। आज ना जाने यह किसके साथ थी जिसने इतना शोर मचा दिया। जिसने तुम्हारे हाथ पर पट्टी की थी वह बड़ी भोली सी लड़की है, आज भी वह कितना शांत रही। तभी एक दूसरी साथी कहती है, हाँ हाँ, उसे पहले से ही पता होगा कि उसके शांत करवाने से भी वह शांत नहीं होगी, इसीलिए चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। न जाने वह खुद भी कितना अजीब फील कर रही होगी। फिर आगे कहती है, खैर जो भी हुआ, थैंक यू सो मच सौम्या, तुम्हारी वजह से आज हम सब बड़ी मुसीबत से बच गए। तभी बाकी सब भी सौम्या से यही कहते हैं, वी आर रियली सॉरी सौम्या, हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी। सौम्या हंसकर कहती है, तुम लोग बिना वजह ही परेशान हो रहे हो। अब देखो, इसी चोट की वजह से मुझे 2 दिन का ऑफ मिला है। सौम्या की बात पर सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी एक दूसरी लड़की सौम्या से कहती है, वैसे यह कस्टमर चाहे कितनी भी सनकी थी, लेकिन उसने बात एकदम सही कही कि तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हें जरूर मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। अपनी खूबसूरती की तारीफ पर सौम्या अपनी आंखें नीचे करके धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। उसका चेहरा बिल्कुल सेब की तरह दिखाई देने लगता है। इसके बाद स्टाफ के सभी लोग एक बार फिर से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मारवा हाउस। प्रीति को मारवा हाउस छोड़ने के बाद भूमिका हेडक्वार्टर के लिए निकल जाती है। प्रीति अपने पेशेंट से मिलने के लिए सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंच जाती है। धीरे धीरे विशु की सेहत में सुधार होना शुरू हो गया था। अभी भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी धीरे धीरे कम हो रही थी। हमेशा की तरह प्रीति मास्क पहनकर अपना चेहरा कवर करती है और एक बार विशु से मिल लेने के बाद अपने दूसरे पेशेंट को मिलने के लिए चली जाती है। वह देखती है कि पेशेंट को पूरी तरह से होश आ चुका था। उसकी हालत में सुधार देखकर प्रीति उससे बात करना शुरू करती है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पेशेंट जवाब देती है, लेकिन बेहद ही धीमी आवाज में, मैं ठीक हूँ। अब प्रीति उसके शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी मशीनों पर उसकी शारीरिक क्रियाओं का आकलन करना शुरू कर देती है। बारी बारी सभी क्रियाओं को अच्छी तरह जांच लेने के बाद और पूरी तरह यह तसल्ली कर लेने के बाद कि वह पेशेंट पूरी तरह खतरे से बाहर है और अब उसकी हालत में पहले से काफी सुधार हो चुका है, प्रीति राहत की सांस लेती है। अब प्रीति उससे बातचीत करने का निर्णय कर लेती है। प्रीति कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? पेशेंट जवाब देती है, नहीं, मैं नहीं जानती। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी अस्पताल में हूँ। प्रीति मुस्कुराकर जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम किसी अस्पताल में नहीं हो, तुम मिस्टर रोहित मारवा की कैदी हो। मुझे उम्मीद है कि मौत से लड़कर जिंदा बच जाने के बाद अभी आगे भी तुम्हारी जीने की काफी इच्छा होगी। प्रीति की बात सुनते ही पेशेंट घबराने लगती है। डर उसके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। तभी प्रीति कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है,
हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। पेशेंट को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता था कि वह किसी भी चीज के लिए इनकार करने की स्थिति में नहीं थी। न सिर्फ उसे अपनी जिंदगी से प्यार था, बल्कि किसी तरह का फिजिकल टॉर्चर सहने की स्थिति में भी नहीं थी। प्रीति आगे कहती है, बोलो, क्या तुम हमें कोऑपरेट करोगी? पेशेंट बदले में धीमी आवाज में प्रीति को जवाब देती है, मैं अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेशन करूंगी, लेकिन बदले में आप लोगों को मेरी जिंदगी बख्शनी होगी। प्रीति जवाब देती है, हमें तुम्हारी जिंदगी की नहीं, बल्कि उस जानकारी की जरूरत है जो तुम्हारे पास है। हमें तुम्हारी मौत से कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर तुम हमें धोखा देने की कोशिश करती हो या झूठ बोलती हो तो याद रहे, हमें तुम्हारी जिंदगी से कोई प्यार भी नहीं। अब पेशेंट धीमी आवाज में धीरे धीरे आगे कहना शुरू करती है, मुझे भी उन लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। मैं अपने हालातों से मजबूर होकर उनके लिए काम कर रही थी। एक बार उनके चुंगल में फंस जाने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद प्रीति कमरे से बाहर निकल जाती है और सीधा कौटिल्य के पास पहुंच जाती है। कौटिल्य अभी भी अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर वह चौंक जाता है और उसी ओर देखता है तो सामने ही प्रीति खड़ी नजर आती है। अब कौटिल्य मुस्कुराकर कहता है, आओ प्रीति। प्रीति कहती है, उसे होश आ गया है, मुझे लगता है कि वह हमारी मदद जरूर करेगी। कौटिल्य कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर कौटिल्य अपना लैपटॉप लेकर प्रीति के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में वह दोनों पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं। कौटिल्य कुछ पलों के लिए पेशेंट को देखता रहता है। वह बातचीत शुरू करने से पहले उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को जांच लेना चाहता था। अब कौटिल्य पूछता है, तुम उन लोगों को कब से जानती हो और कब से उनके लिए काम कर रही हो? तुम उनके बारे में हमें क्या क्या बता सकती हो? पेशेंट सहमी सी आवाज में जवाब देना शुरू करती है, मैं उन लोगों के बारे में अधिक कुछ नहीं जानती। पिछले कुछ सालों से मैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर छोटे मोटे काम कर रही हूँ। कौटिल्य आगे पूछता है, तुम रहती कहाँ थी? वह तुम्हें कांटेक्ट कैसे करते थे? पेशेंट जवाब देती है, मैं नहीं जानती कि वह जगह कहाँ पर है। हाँ, यह सच है कि यह पता लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा करने की सजा मौत थी। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं लोगों की खुफिया जगह पर रहती थी, क्योंकि मैं इस दुनिया में एकदम अकेली हूँ। इसीलिए मेरा पता लगाने की कोशिश करने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए मैंने भी कभी वहां से निकलने की कोशिश नहीं की। मुझे मेरे काम की अच्छी कीमत मिलती थी और इसके बदले में मुझे उनके साथ वफादार होने के अलावा 10 सालों तक रहना था। मेरे लिए यह सौदा एक अच्छा सौदा था। इसी तरह कौटिल्य और भी बहुत सारे सवाल पूछता है और वह एक एक करके सभी का जवाब देती चली जाती है। अब कौटिल्य पूछता है, लच्छो के बारे में तुम क्या जानती हो? वह कैसी दिखती है? पेशेंट जवाब देती है, लच्छो माँ साहब की बेहद करीबी है। इसका ओहदा बहुत ऊंचा है। जितना मैं जान पाई हूँ, माँ साहिबा का उससे ज्यादा करीबी और प्रिय कोई नहीं है। शायद माँ साहिबा का बेटा भी उनसे वह प्यार हासिल नहीं कर पाया जो लच्छो को मिला है। माँ साहब के लिए काम करने वाले लोगों में लच्छो एक अकेली ऐसी है जो जब चाहे तब जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। वह कभी भी माँ साहिबा के खुफिया इलाके में उनसे मिलने आ सकती है और इसके लिए उसे इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वह कभी भी नियम नहीं तोड़ती। इस तरह से खुले रूप से आने जाने की इजाजत खुद माँ साहिबा के बेटे को भी नहीं है। इतना ही नहीं, माँ साहिब लच्छो पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है। अगर माँ साहिब का बेटा नहीं होता तो निश्चित ही माँ साहिब के बाद इस साम्राज्य की अगली हकदार वही होती। एक पल रुककर दोबारा अपनी धीमी आवाज में कहना शुरू करती है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। जब भी देखा है उसका चेहरा ढका रहता है, लेकिन उसके शरीर की बनावट और आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लगता है कि जितनी वह काबिल है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। उसकी आंखें ऐसी हैं जिन्हें एक बार देख लेने के बाद दोबारा भूल पाना संभव नहीं है। पूरा चेहरा ढका होने के बाद भी उसे उसकी आंखों से पहचाना जा सकता है। बिल्कुल मछली के आकार की आंखें हैं। कौटिल्य पूछता है, कोई तो ऐसा होगा जो लच्छो का पता जानता होगा या लच्छो को देखा होगा। पेशेंट जवाब देती है, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे संपर्क साध सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी कभी लच्छो का चेहरा देखा होगा। हाँ, मैं एक बात पूरे विश्वास से कह सकती हूँ
कि माँ साहिब के अलावा उनके बेटे ने जरूर लच्छो का चेहरा देखा होगा। मैं यह भी नहीं जानती कि माँ साहिब के अलावा लच्छो से संपर्क कौन कौन साध सकता है। कौटिल्य कहता है, क्या तुम लच्छो का स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकती हो? उसकी कद काठी कैसी है, वह पीछे से कैसी दिखाई देती है, उसके बाल, उसका चेहरा, ढका हुआ चेहरा, क्या यह सब बनाने में मदद कर सकती हो? पेशेंट जवाब देती है, मुझे उन लोगों से या उन लोगों के मिशन से कोई लेना देना नहीं। मुझे उनकी बातें फिल्मी लगती हैं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए यह सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं किस दलदल में फंसने जा रही हूँ। मौत के ही बहाने सही, कम से कम मैं वहां से बाहर निकल आई हूँ। मुझे इसी बात की तसल्ली है। फिर कुछ पल रुककर धीरे धीरे सांस लेती हुई दोबारा बोलना शुरू करती है, अगर मेरी जिंदगी के बदले में मुझे तुम लोगों की मदद करनी पड़े तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। यदि तुम लोग मुझे कुछ वक्त दो तो वह स्केच मैं तुम्हें खुद तैयार करके दे सकती हूँ। यह सुनते ही प्रीति झट से बोल उठती है, क्या तुम यह कर पाओगी? वह जवाब देती है, हाँ, मैं बेहतर तरीके से कर पाऊंगी। मैं एक अच्छी स्केच आर्टिस्ट भी हूँ, बस तुम्हें मेरी बैठने में मदद करनी होगी। प्रीति कहती है, अभी तुम्हें बात करते हुए काफी देर हो चुकी है, फिलहाल तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। कुछ घंटों के बाद मैं तुम्हारे लिए स्केच बनाने का सामान ले आऊंगी, तब तुम अपना पूरा टाइम लेकर हमारे लिए वह स्केच तैयार कर देना। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। प्रीति के कहे अनुसार अब तक पेशेंट पूरी तरह से थक चुकी थी। उसके लिए अब एक और शब्द बोलना बेहद मुश्किल हो चुका था। वह केवल अपनी पलकें झपकाकर हल्की सी गर्दन हिलाकर प्रीति की बात पर हामी भर देती है।